आने के लिए सर्वप्रथम श्री विश्वनाथ सचदेव जी से आग्रह है कि सर केशव जी का तो आए, आदरणीय सूर्य बालाजी आए, दीदी हरीश पाठक जी, आदरणीय दुबे जी सर आइए। श्री कर्नावट जी से भी आग्रह है कि सर आइए और मंच पर उपस्थित हो। यशोद जी साथ ग्रहण करेंगे। आज का ये जो कार्यक्रम है विदेशों में हिंदी पत्रकारिता, इस पुस्तक का विमोचन है और उस पर विमर्श है। ये पुस्तक वैसे ही कई जगह इसकी खूब चर्चा हो चुकी है और ये बहुत सालों की साधना है जो कर्नावट जी की, जो हम सब जानते हैं। कम से कम 20-22 साल से तो इसका कलेक्शन हो रहा है, लेकिन उस पर काम और पहले से हो रहा था और करीब 25 से 30 देशों की यात्रा इसके लिए डॉक्टर कर्नावट जी ने की है। तो उसका विमोचन आज है हमारे बीच में, तो मैं उसके औपचारिक रूप से विमोचन होगा, लेकिन मैं सबसे पहले स्वागत के लिए आग्रह करूंगा कि स्वागत का कार्यक्रम हो। मैं आदरणीय कर्नावट जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी का स्वागत करें। बेटा मनोज। विश्वनाथ सचदेव जी हमारे न सिर्फ मुंबई के, महाराष्ट्र के, बल्कि देश और विदेश में सबके द्वारा सम्मानित बहुत बड़े पत्रकार। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। उनका आशीर्वाद मिलना बहुत भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ऋचा कर्नावट जी से आग्रह करूंगा कि हम आदरणीय सूर्यबाला दीदी जी का स्वागत करें। ऋचा जी IDBI बैंक में मैनेजर हैं। मनोज आइए। ऋचा जी। आदरणीय सूर्यबाला दीदी, साथियों, बहुत बड़ी लेखिका और उनके सामने हम सब जब आते हैं तो ये महसूस करते हैं कि उनका लेखन हमेशा याद आ जाता है, उनकी कहानियां, उनकी रचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं पुनीत मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित कथाकार, लेखक हरीश पाठक जी का स्वागत करें। हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण और शीर्षस्थ कथाकारों में से हरीश पाठक जी, उन्होंने लेखन के दम पर अपना जीवन दिया, उनका संघर्ष हम सब जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं केशव राय जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी उपस्थित हैं। दुबे सर का स्वागत करें। दुबे जी के आने से हम लोगों को ये पता है कि उन्होंने हिंदी की गतिविधियां इतनी करवा दी हैं और करवा रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र और उसके बाहर भी, तो हम सबको उसका लाभ भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। और मैं केशव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्प के द्वारा अजीत राय जी का स्वागत करें। अजीत राय जी हमारे समय के बहुत बड़े लेखक, पत्रकार और पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है फिल्मों पर उनके कार्य के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
केशव जी से आग्रह है कि श्री सुनील तिवारी जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत करें। सुनील तिवारी जी बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। उन्होंने मुंबई में रहते हुए बहुत काम किया मीडिया के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं के मिश्र जी से आग्रह करता हूँ इंडियन इकोनॉमी से कि आदरणीय कर्नावत जी का स्वागत करें। आइए सर। वर्षों की साधना से लिखी हुई पुस्तक का आज विमोचन यहाँ हो रहा है। विश्व की हिंदी पत्रकारिता। आप सब देखते ही हैं कि विदेशों में आज पूरी दुनिया के लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और 125 सालों का तो रिकॉर्ड सर ने इकट्ठा किया है। उससे पहले भी विदेशों में हिंदी पत्रकारिता हुई होगी, लेकिन वो पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं हो सकी। लेकिन लगभग 125 सालों की पत्रिकाएं तो उनके संकलन में शामिल हैं, जो उन्होंने अपने पास प्राप्त की हैं और उनको रखा है। और ये एक दो देशों से नहीं, 25 देशों से ज्यादा, 27 करीब देशों से उन्होंने संग्रह इकट्ठा किया है। आप सोच सकते हैं कि कितना समय लगता है और वो उन दुर्लभ पत्रिकाओं को प्राप्त करना एक कितना दुष्कर रहा होगा। तो इसके लिए मैं सर आपका साधुवाद देता हूँ। यह पुस्तक वैसे ही एनबीटी ने छापी है, नेशनल बुक ट्रस्ट सब किताबें नहीं छापते हैं, हमको पता है। वो वही किताबें छापते हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हो और जो हमेशा जिनको पढ़ा जाना आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कर्नावत जी के द्वारा लिखी गई है। तो मैं इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सर आपको इस पुस्तक के लिए। मैं कार्यक्रम
मॉरिशस में 2023 के हिंदी दिवस समारोह में आप मुख्य अतिथि थे। वहां पर आपने कार्यशालाएं की हैं और इस बार अभी विश्व रंग जो अभी तुरंत करवा कर आ रहे हैं सर, उसमें भी आपकी भूमिका से सब हम परिचित हैं। तो आपकी इस पुस्तक के बारे में आपका मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ अपना वक्तव्य दें और बताएं अपनी इस यात्रा के बारे में सर। आइए। तो औपचारिक रूप से लोकार्पण जरूरी है। हमने पुस्तकें आ गई हैं, तो मैं अपने अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो हमारी जो पुस्तकें लाई जाएं और सर आदरणीय विश्वनाथ जी, हरीश पाठक जी, दुबे जी और वाले का भी विमोचन करेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है। आदरणीय कर्नावट जी ने जो इतनी मेहनत की है, इतना लंबा उनका शोध कार्य और लेखन रहा है, उसके पीछे जो प्रेरणा है और जो सपोर्ट है वो आदरणीय लता जी का है, लता कर्नावट जी। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ और आदरणीय सूर्यबाला मैडम से चाहता हूँ कि वो उनका स्वागत करें। वो वैसे आज तक किसी कार्यक्रम में गई नहीं है, ऐसा सर ने कहा, और हमने भी कभी उनसे मिला नहीं इस तरह, लेकिन आज का एक विशेष कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आइए और मैं आइए मैडम। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे लेखन के पीछे जो शक्ति है वो कहाँ से आती है, किस तरह हम लोग परिश्रम करते हैं, तो घर का पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलता है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे अच्छा काम है। मैं अब आदरणीय कर्नावट जी से आग्रह करता हूँ कि सर आए और अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविंद्र जी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुंबई प्रेस क्लब में इस आयोजन के लिए माननीय विश्वनाथ सददेव जी ने अपनी स्वीकृति दी। मैं जानता हूँ कि उनका एक अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत व्यस्त रहते हैं और उनका जो इस तरह का आना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। तो सबसे पहले मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनका स्वागत। आदरणीय सूर्यबाला जी देश की ख्यात लेखिका है और मैं देख रहा हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, उनका भी आना जाना कम होता है, लेकिन मेरे निवेदन को स्वीकार कर उन्होंने आना स्वीकार किया, इसलिए उनका भी आभारी हूँ। आदरणीय श्री हरीश पाठक जी, श्री दुबे जी और आई केशव राय जी, आपका भी आभारी हूँ। और मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आज कई गणमान्य महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जिनका नाम लिया गया, जिनका नाम न लिया गया तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो ये न माने कि मेरा नाम तो नहीं लिया गया। तो मैं बहुत पहले तो आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप जानते हैं, जैसा कि रविंद्र जी ने बताया, इस किताब को
लिखने का कोई इरादा पहले नहीं था। 20-22 पहले जब 1999 में मैं लंदन के विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था तो मुझे 2-3 व्यक्ति ऐसे मिले थे जो हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे, खासकर लंदन से पूर्वाई पत्रिका। 99 में जब लंदन से पूर्वाई पत्रिका आई, 2000 में उन्होंने एक विदेश की हिंदी पत्रकारिता का एक विशेषांक निकाला। तो 99 में जब मुझे पता चला तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था और मेरे पास 8-10 पत्रिकाएं मेरे पास पहुंच गई थी। जब पूर्वाई ने वो विशेषांक निकाला तो उसमें जिन पत्रिकाओं का जिक्र था उससे ज्यादा पत्रिकाएं मेरे पास आ गई थी। तो मैंने कहा ये तो एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस पर काम किया जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने एक पूरी सूची तैयार की, जो कुछ लेख छपे थे अलग अलग विश्व हिंदी सम्मेलन की पत्रिकाओं में, तो पूरी सूची तैयार हो गई कि ये इन देशों से ये पत्रिकाएं निकलती थी। और उसके बाद मेरा ये अभियान शुरू हुआ। लगभग मेरे पास 15 देशों की पत्रिकाएं 2007 तक एकत्रित हो चुकी थी, जो शायद और किसी के पास नहीं थी। तो 2007 में जब न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उनको जब पता चला तो नेशनल आर्काइव के व्यक्ति मेरे पास आए दिल्ली से। उस समय मैं बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली में ही बदल सका कि हमें पता चला है कि आपके पास वो सामग्री वो हमारे पास है। तो इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क में भी मुझे आमंत्रित किया और वो प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में लगी बहुत छोटे कलेक्शन के साथ। और उसके बाद मेरी यात्राएं लगातार शुरू रही। मैं मेरे ख्याल से जितने देशों की ये अध्याय लिखे हैं उसमें केवल मैं दक्षिण अमेरिका को छोड़ दूं, गयाना की रात को, उन सब देशों में मैंने यात्राएं की। और उसके बाद मेरा एक मुख्य उद्देश्य था, तो मैं 2008 में मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में एक सप्ताह बैठा और मुझे उसके एशियाटिक सेक्शन से बहुत सामग्री मिली। वहां पर मुझे फिजी की सामग्री मिली, मुझे सिंगापुर की सामग्री, कई देशों की सामग्री मुझे वहां से प्राप्त हुई। तो उसके बाद मुझे लगा कि इस पर तो और कुछ काम करने की जरूरत है। और कई ऐसी दुर्लभ पत्रिकाएं जिनकी शुरुआत इतिहास में नाम है, जैसे मैं बताना चाहूंगा जो मुझे नहीं मिल पाया उसका भी अभी भी मैं उसकी तलाश में हूँ। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले 1883 से 85 के बाद खालाका करके महाराजा ने लंदन से हिंदुस्तान अखबार निकाला था, जिसका पूरा जिक्र है, कब निकला, कैसे निकला, कितनी प्रतियां निकली, लेकिन वो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी उसकी प्रति नहीं है। और उसके बाद एक और जो मुख्य पत्र है जो कई भाषाओं में निकला, आपने देखा होगा लाला हरदयाल की गदर पार्टी, उन्होंने गदर अखबार निकाला। पर कितनी भाषाओं में निकाला, वो हिंदी में निकला, वो पंजाबी में निकला, है ना, वो उर्दू में निकला, कई और भाषाओं। तो उसमें हमें पंजाबी मिल गया। अभी जब मैं प्रवासी भारती में गया इंदौर में तो गुजराती मिल गया, उर्दू तो बहुप्रचलित है, लेकिन उसका हिंदी संस्करण अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो मिल नहीं पाया उसका दिख नहीं, लेकिन जो अद्भुत सामग्री मिल गई वो मेरे लिए एक अमूल्य कीमती हाजिर है। यदि आप देखें तो ऐसे अखबार मिले जिनका कहीं किसी लेख में जिक्र भी नहीं था। कई ऐसी हस्तलिखित पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी के लिए इतिहास बना दिया। तो मेरा एक उद्देश्य ये भी था, क्योंकि मैं राजभाषा विभाग में था, तो मैंने कहा अगर हिंदी को प्रतिष्ठा अगर वैश्विक स्तर पर रही है तो इसका एक सामने आना चाहिए कि कितने देशों में हिंदी 120 सालों पहले भी थी, 125 सालों। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि खासकर दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए, और गांधी जी जब गए तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सबसे पहले, अगर आप देखिए तो इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला 1903 में। मैं दक्षिण अफ्रीका 2 बार गया और दक्षिण अफ्रीका की जो दरबार यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट सेंटर है वहां जाकर मैंने देखा तो वो अखबार एक हमारे सामने आज भी चुनौती कि हम 2 भाषाओं का अखबार कैसे निकालें। लेकिन गांधी जी ने जब 1904 बताया जाता है, लेकिन 1903 में नाजिर जी ने वो इंडियन ओपिनियन शुरू कर दिया था और 1904 में गांधी जी ने उसको टेक ओवर किया। और उसके बाद आप जानते हैं कि वो डरबन से उसको एक फिलिक्स आश्रम बना और फिलिक्स आश्रम शुरुआत की। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो भी जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का योगदान रहा, उसी प्रकार ये जितने गिरमिटिया देश हैं, चाहे आप फिजी को ले लें, मॉरिशस को ले लें, त्रिनिदाद को ले लें, गयाना को ले लें और दक्षिण अफ्रीका को ले लें, वहां के संघर्ष में भी हिंदी पत्रकारिता का। इसीलिए गांधी जी ने जब इंडियन ओपिनियन निकाला तो उसकी शुरुआत 4 भाषाओं से। आप देखेंगे, अगर वो अंक आप देखेंगे पुराने जो मेरे पास बहुत सुरक्षित है, जो दक्षिण अफ्रीका से जो मिले और गांधी पोर्टल भी, तो उसमें 4 भाषाएं थी। उसमें हिंदी, तमिल, उर्दू और गुजराती। क्योंकि वो ये मानते थे कि वहां पर जो प्रवासी भारतीय गए थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो इन 4 भाषी थे। इसलिए वो चाहते थे कि वो संवाद का माध्यम केवल अंग्रेजी नहीं रहे, केवल हिंदी नहीं रहे, तमिल रहा। हालांकि ये बात सही है कि कुछ वर्षों बाद उसमें तमिल और हिंदी नहीं रही, अंग्रेजी और गुजराती रही, लेकिन उसके यूं समझिए कि 1907 के बाद हिंदी को फिर जोड़ा गया। उन्हें लगा कि नहीं, ये तो रहना चाहिए। तो उसके बाद तो इस प्रकार
ये जो पत्रकारिता का इतिहास है कि आप देखेंगे उसके संपादकीय देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं भवानीलाल सन्यासी, इंडियन ओपिनियन में हिंदी का कार्य भवानीलाल सन्यासी, और भवानीलाल सन्यासी जब इंडियन ओपिनियन से हिंदी बंद हो गई तो उन्होंने अपना एक अखबार पहले धर्मवीर निकाला, उसकी प्रतियां मेरे पास है, एक बहुत जबरदस्त अखबार उन्होंने निकाला, उसका नाम ही हिंदी था लेकिन वो बाइलिंगुअल निकलता था, हिंदी अंग्रेजी में। और उसके संपादकीय आप पढ़ेंगे, भवानीलाल सन्यासी स्वतंत्रता के बाद तो अजमेर आ गए, अजमेर में उन्होंने प्रवासी भवन बनाया, प्रवासी पत्रिका वहां से निकालते हैं, लेकिन उनके अद्भुत संपादकीय है, दिवाली का विशेषण निकालते हैं और उसमें लिखते हैं वो, मुझे याद है वो संपादकीय पढ़ेंगे, अरे यहाँ के निवासियों तुम क्या दिवाली मना रहे हो, भारत में हमारे लोगों का दिवाला निकल रहा है, उनके खिलाफ हथियार उठाओ, जिस दिन ये अंग्रेज चले जाएंगे तब हम असली दिवाली यहाँ पर मनाएंगे। इस तरह के अद्भुत संपादकीय उसमें हम पढ़ने को मिलते हैं। इसी प्रकार यदि हम अन्य देशों की ओर देखें, यदि मैं अगर मॉरिशस की बात करूं तो मॉरिशस में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे तो उनका जहाज खराब हो गया था तो उन्हें मॉरिशस में रुकना पड़ा। मॉरिशस में लगभग वो 10-12 दिन रुके थे और वहां पर उन्होंने भारतीयों को एकत्रित किया, उनकी समस्याएं सुनी। तब उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को वास्तव में उठना है तो 2 काम कीजिए, एक तो शिक्षा ग्रहण कीजिए और राजनीति में सक्रिय होइए। और उन्होंने फिर मणिलाल डॉक्टर को, वो डॉक्टर मणिलाल कहते हैं, वो मणिलाल डॉक्टर को जो बड़ौदा में रहते थे उनको मॉरिशस भेजा कि आप इनके लिए काम कीजिए। तो मणिलाल डॉक्टर ने सबसे पहला ये काम किया कि 1909 में 15 मार्च 1909 को हिंदुस्तानी अखबार, तो वहां की शुरुआत उन्होंने समाचार पत्र से, और वो समाचार पत्र पहले निकला गुजराती और अंग्रेजी में निकला, बाद में उसमें हिंदी को भी जोड़ा। वही मणिलाल फिजी जाते हैं, फिजी के लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी ने जब मणिलाल को भेजा तो उन्हीं डॉक्टर मणिलाल को 1913 में फिजी गया और वहां भी उन्होंने पहला ये काम किया कि उन्होंने सेटलर नाम का पत्र निकालकर लोगों में संघर्ष किया। तो इस प्रकार ये बहुत ऐसा इतिहास है, एक रोचक इतिहास है। और उसके बाद यदि आप लंदन को देखें तो लंदन में भी अगर आप देखें तो शुरुआत कैसे हुई। मुझे लग रहा था कि लंदन की शुरुआत तो 1964 से हुई जब वहां पर एक प्रवासी नस्ल के पते, लेकिन जब मैं ब्रिटिश म्यूजियम में गया, लंदन ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया तो मैंने देखा कि वहां से 1915 में एक तस्वीरी अखबार निकला, मेरे कलेक्शन में है, मैंने शायद, तो वो तस्वीरी अखबार में सिर्फ तस्वीरें छपती थी लेकिन उसका विवरण 4 भाषाओं में छपता था। उसका विवरण तमिल में छपता था, हिंदी में छपता था, उर्दू में भी छपता था और अंग्रेजी में छपता था, और उसकी छपाई लंदन से ही होती थी। यानी आप सोचिए कि 1915 को तस्वीरी अखबार पाक्षिक रूप से निकलता था लेकिन हिंदी में लंदन में उसकी छपाई। तो ये एक बड़ा रोचक सारा परिदृश्य हमारे सामने है। 1909 में मॉरिशस में हिंदुस्तानी समाचार पत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद एक अद्भुत काम हुआ कि वहां पर 3 साल तक दुर्गा हस्तलिखित पत्रिका, आप बताइए, व्यक्ति 64 पेज की पत्रिका हाथ से लिखकर निकाली जाती थी और एक पाठक के पास पढ़ने जाती थी और उसके सारे नियम बने थे, कोई भी पाठक 2 दिन नहीं रखेगा, और वो 64 पेज की पत्रिकाओं के 3 साल के अंक मेरे पास है। मॉरिशस के नियम, कड़े नियम थे, उसमें लिखा रहता था, बड़ा मतलब हमें आज अजीब लगता है कि आपको लिखने के लिए स्याही नहीं दी जाएगी और न कोई मानदेय दिया जाए। दूसरा लिखे थे कि इसमें एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है कि घासलेटी साहित्य नहीं छापा जाए, और पूरी तरह वो पत्रिका भाषा और संस्कृति के लिए थी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए थी, भारतीय संस्कृति। तो इस प्रकार ये अद्भुत कार्य मॉरिशस हुआ। मैं फिजी के एक अखबार का, हालांकि मेरा समय समाप्त हो रहा है 5-7, लेकिन मैं कुछ 2-3 संदर्भ और कहूंगा। जैसे मैं फिजी की बात करूंगा, फिजी भी मुझे जाने का अवसर मिला 2016 में, तो फिजी से भी इस तरह कितने अखबार निकले। मॉरिशस और फिजी से जो समाचार पत्रों की संख्या वो 50 से अधिक है। फिजी से एक अखबार निकला शांति दूत, आपको आश्चर्य होगा कि वो अखबार 80 वर्ष तक प्रकाशित। 1935 में वो अखबार शुरू हुआ और 220 में उसका आखिरी अंक निकला, और यदि आप मैं उसके दफ्तर में गया, सारे अंक से ज्यादा रहते थे, और वो उसका जो दीपावली विशेषांक है वो 100 पृष्ठों से अधिक निकलता था, और उनके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की रचनाएं उसमें छपती थी। ये उसकी विशेषता थी। 2000 मतलब 85 वर्ष होता है। और दूसरा एक और विशेषता फिजी के मैंने देखी, एक अखबार अंग्रेजी अखबार है, मॉरिशस का समाचार है, लेकिन वो अपना दीपावली विशेषांक हिंदी में निकालता है। एक अंग्रेजी अखबार साल भर अंग्रेजी अखबार निकल रहा है, लेकिन अपना दीपावली विशेषांक वो अंग्रेजी का अखबार हिंदी में निकालता था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ के जनमानस तक पहुंचना है तो मुझे दीपावली तक पहुंचना है, तो उसको हिंदी में निकालूं। तो इस प्रकार अनेक संदर्भ हैं, आप देखते हैं। और मैं देख रहा था कि 1964 के पहले लंदन से प्रवासी पत्रिका हाथ से निकाली,
और वो भारत में भी कई हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा गई थी। तो एक पत्र मेरे पास सुरक्षित है, वो डॉक्टर राधाकृष्णन को भेजी गई पत्रिका। तो उन्होंने एक पत्र वहां भेजा, उन्होंने कहा भाई ये हाथ से निकाल रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन अब इसकी आप छपवाने की व्यवस्था कर लीजिए, हमारी ओर से कोई मदद की आवश्यकता हो तो बताइए। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये एक बहुत समृद्ध इतिहास हिंदी पत्रकारिता का रहा है। और इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो मैंने जब ये पत्रिकाएं इकट्ठी हो गई सारे लगभग 27 देशों की, तो मुझे लगा कि हर देश का एक अध्याय लिखा जाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत मैंने की और 27 देशों के अध्याय इस पुस्तक में है। और केवल पत्रकारिता नहीं है इसमें, शुरुआत में वहां पर भारतीय कैसे पहुंचे, हिंदी कैसे आई और उसके बाद पत्रकारिता किस तरह आई, ये सारा मैंने विशद वर्णन किया है। और अंत में एक सूची दी है कि मुझे कितने देशों के लोगों ने इस पत्रकारिता की पुस्तक के लिए सहायता की, किस तरह पत्रिकाएं बताई। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए और आपने ये इसके साक्षी बने। और इसका एक कार्यक्रम बहुत बड़ा दिल्ली में संपन्न हुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इसको आयोजित किया था, जिसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय हरिवंशी जी और राय साहब उसके रहे। और अभी 4 दिन पहले जो विश्व रंग का आयोजन, विश्व मुक्त का आयोजन था, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी इस पुस्तक को जाहिर किया। तो ये सफर दिल्ली मॉरिशस के बाद अब ये सफर मुंबई में आया और माननीय विश्वनाथ जी, सूर्यवाला जी, दुबे जी और हमारे हरीश पाठक जी, जिनका इस कार्यक्रम के आयोजन कर रहा है, उनका भी बहुत आभारी हूँ। तो इस प्रकार ये बहुत सारे तथ्य हैं, इसमें घंटों बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारे मुख्य रूप से हमें हमारे आदरणीय वक्ताओं को सुनना है, तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही रोचक आपकी यात्रा, और जिस तरह विश्व हिंदी पत्रकारिता की यात्रा है, वैसे ही इसके शोध की आपकी भी यात्रा बहुत ही अद्भुत है। और गांधी जी का भी जो योगदान है भारतीय पत्रकारिता में, उसको हम सब समझते हैं, और विश्व की पत्रकारिता में। और यही है कि दक्षिण भारत में मद्रास में उन्होंने जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के पहले 1918 में देवदास गांधी को भेजा कि जाओ तुम वहां पर हिंदी पढ़ाओ जाके, और उन्होंने फिर उसकी नींव पड़ी वही ट्रिपली गेम में दक्षिण भारत हिंदी पत्र जो है सभा, हिंदी प्रचार सभा की। तो उस गांधी जी हमेशा इस तत्पर रहते थे कि अपने दूसरे को कहने से पहले अपने बेटे को ही भेज दिया कि तुम जाओ और वहां हिंदी पढ़ाओ जाके। और आज पता है कि हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा देश में मतलब बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें लाखों विद्यार्थी हर साल हिंदी पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आदरणीय हरीश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और इस पुस्तक पर अपना वक्तव्य दें। हमारे देश के शीर्षस्थ कहानीकार कथाकार आदरणीय हरीश पाठक जी, आइए सर। मंच पर आसीन आदरणीय विश्वनाथ जी, जिनकी कहानियां पढ़ कर हम बड़े हुए, ऐसी मेरी पसंदीदा कथा लेखिका सूर्यवाला जी, हिंदी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद जी, मेरे मित्र केशव राय, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कथाकार डॉक्टर रवींद्र कात्यायन। सभागार में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता से जुड़े वे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आजीविका हिंदी पत्रकारिता से शुरू की और अपने हिस्से का आसमान छुआ। विमल मिश्र यहाँ बैठे हैं, अजित राय यहाँ बैठे हैं, विवेक अग्रवाल यहाँ बैठे हैं, दैनिक पूर्णविराम के संपादक मेरे अत्यंत प्राचीन मित्र यार मोहम्मद खान यहाँ बैठे हैं, आफ्ताब आलम यहाँ हैं, संजीव शुक्ल यहाँ हैं, और हिंदी के वरिष्ठतम पत्रकार प्रीतम कुमार सिंह त्यागी की बिटिया प्रतिमा चौहान इस कार्यक्रम के लिए सुदूर पनवेल से आई हैं। आज इस वक्त इस सभागार में हम उस हिंदी पत्रकारिता पर निकली किताब डॉक्टर जवाहर कन्नावट की किताब पर विमर्श के लिए और लोकार्पण के लिए उपस्थित हुए।
हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण जड़ित अतीत हमें हर पल हर क्षण यह एहसास दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम खड़े कहाँ हैं। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल को जब इस बात का एहसास हुआ कि दूसरी भाषाओं के अखबार तो निकल रहे हैं लेकिन हिंदी इसमें क्यों नहीं चल रही है, तो 30 मई 1826 को उन्होंने कानपुर से कलकत्ता जाकर अखबार निकाला उदंत मार्तंड। चला वो 18 महीने ही, लेकिन आदि प्रतिज्ञा थी और उस अखबार के ऊपर लिखा जाता था हिंदुस्तानियों के हित के हित। हमारी इतनी उज्जवल परंपरा रही और गर्व और गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के अंतर संबंध बहुत सालों तक और बहुत गतिशीलता के साथ चले। साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के अंतर संबंधों को आगे बढ़ाया भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव शप्रे, बाबूराव विष्णुपादारकर और उसके बाद अज्ञे डॉक्टर धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, विश्वनाथ सचदेव, विष्णु नागर, विनोद भारद्वाज, ऐसी तमाम लंबी सूची है। यहाँ साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंध दूर से ही दिखते थे और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि चूंकि वे साहित्यकार पत्रकारिता में आए थे तो भाव, भाषा, बात करने का तमीज और कहाँ क्या कैसे लिखा जाता है, ये सब हमने इन अपने पूर्वजों से सीखा। आज दुख पूर्वक यह है कि हिंदी पत्रकारिता में साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंध खत्म हो चुके हैं। कोई रिश्ता नहीं है। अखबार में न भाषा है, न भाव है, न संस्कार है। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा नियुक्त का अंतिम उप संपादक हूँ और इतनी चिंता हमारे संपादक रखते थे कि यदि हमने अपनी कॉपी में तन्हाई लिख दिया है तो बुलाकर बताया जाता था कि हिंदी में एक शब्द है एकांत, आप तन्हाई क्यों लिख रहे हैं। यह थी हिंदी के प्रति चिंता। ये वे ही लोग कर सकते थे जो जिनकी जन्म साहित्य में थी। आज हिंदी पत्रकारिता में साहित्य और हिंदी पत्रकारिता का अंतर संबंध खत्म हो गया है। दुख पूर्वक यह है कि बंबई से प्रकाशित खुद को बड़ा अखबार कहने वाला एक अखबार एक मारवाड़ी की मौत में तो फर्स्ट पेज पर 3 कॉलम की खबर दे देता है, लेकिन जब सागर सरहदी मरते हैं तो उनकी मौत की खबर 12 नंबर पेज पर 4 लाइन में होती है। इससे भी बुरी स्थिति ये है कि जब नरेंद्र कोहली की मौत होती है उनकी भी खबर 12 नंबर पेज पर 7 लाइन में होती है। आज इस नेपथ्य कथा को कहने का आशय मेरा ये है कि शब्द विरोधी समय में, इस दौर में जवाहर कर्नावट ने विदेश में हिंदी पत्रकारिता पर जो किताब लिखी जिसके चर्चा के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस किताब ने यह साबित किया है कि हिंदी पत्रकारिता की क्या जड़ें हैं, कहाँ हैं। और जैसे अभी उन्होंने भाषण में कहा कि वहाँ आंदोलन की और उपलब्धियों की मूल भाषा हिंदी बनी। और ये जो किताब जिसमें 27 देशों के 120 अखबार 27 देशों के 120 सालों में प्रकाशित 150 अखबारों के बारे में जानकारी है, तो इस किताब की जो खासियत और खूबी है वो ये है कि पूरी किताब में
दो चीजें जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, मुझे बहुत लुभाती हैं, वो ये कि हिंदी की जो सहबोलियां हैं, जैसे हम बोली बोलते हैं, तो वो अवधी है, बुंदेली है, बघेली है, मराठी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, तो उसका भी जिक्र बड़े विस्तृत रूप तौर पे किया गया है। ये बताया गया है कि ये जो सहबोलियां हैं, इनसे हिंदी की ताकत कितनी बड़ी। बाकी तो बहुत सारी और ये किताब एक्सरे है अंदर तक। ये नहीं कि वो अखबार निकला, उसके संपादक होते उन्होंने ये की, कुछ नहीं। उस अखबार का प्राण क्या था, मूल धारा क्या थी, आत्मा क्या थी। यह सहबोलियों के साथ एक बहुत अच्छी सी बात है और मुझे बहुत अंदर तक हिला गई कि जब यूरोपीय भारतीय लोग विदेश गए तो बहुत सारे जगह वो अपने साथ तुलसी ले गए, गंगाजल ले गए, रामचरितमानस ले गए। और तुलसी, गंगाजल और रामचरितमानस ने उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ा। और ये जुड़ाव इतना बड़ा हुआ कि वहाँ वे अपनी संस्कृति से अलग नहीं हुए, वहाँ उन्होंने उस देश में अपनी संस्कृति की जड़ें फैलाई, उसको विकसित किया, फलित किया, और वो इसीलिए उनकी पहचान बनी। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बहुत सारे तरीके की जाने कितनी किताब है। और जब जवाहर कर्नावट साहब ने मुझसे बात की तो मैंने 3 दिन लगकर सतत उस किताब का अध्ययन किया और मैंने पाया कि ये तो सब कुछ बहुत अलग है। कितनी जगह हम इतने लेट फैसले वाले काटना जाते हैं, प्रदर्शनी लगी रहती है, लेकिन और ये अखबार वहाँ माधवदास सप्रे संग्रहालय तो खजाना है, लेकिन इसमें जिस तरीके से हर अखबार का विश्लेषण है, उसकी खासियत है, उसकी खूबी है, और देश है मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, बयाना है, त्रिनिदाद है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, रूस है। और जो उन्होंने अपने भाषण में भी बोला कि 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले 1999 में वो लंदन हिंदी सम्मेलन में गए थे और वहाँ ब्रिटेन के कुछ लोगों ने कुछ जानकारी वगैरह दी। तो ये एक रचनात्मकता का बीज है। मुझे कोई चीज अच्छी लगी और वो मेरे अंदर पल रही है, मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इस पर काम करना है। विवेक अग्रवाल बैठे हैं और वो आज देश के अपराध पे इतनी किताबें हैं, नौकरी वगैरह छोड़ते सिर्फ और सिर्फ अपना वो लेखन करते हैं। तो ये दिमाग में कहता है मुझे ये करना है, मेरे दिमाग में जो था कि मुझे ये करना वो करना है। तो कर्नावट साहब ने, उनके दिमाग में आया 25 साल पहले 1999 में लंदन के यूनिवर्सिटी सम्मेलन में जब गए थे और 2002 में उस काम ने गति पकड़ी। आज हमारे सामने वो किताब है और उस किताब में तमाम मुद्दे हैं और ये जिस तरीके का अखबार का इतिहास है उस पर मतलब इस तरह के पूरी जानकारी देते हैं। जैसे अमेरिका में गदर पार्टी ने गदर अखबार की शुरुआत की, टोरंटो में भारतीय अखबार की शुरुआत, भारतीय नाम के अखबार की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में चेतना नाम का अखबार निकला, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी अखबार द इंडियन टाइम्स ने हिंदी की शुरुआत हस्त लिखित रिपोर्ट से की, लंदन में राजा रामपाल सिंह ताजगढ़ काला कागज के राजा और हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की। और बाकायदा ये अखबार ये नहीं कि निकल गए कच्चा कहानी साहब के मुद्दे उठाते थे। हिंदुस्तान अखबार ने मुद्दा उठाया ब्रिटिश संसद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व मिले और वो मुद्दा इतना सफल रहा कि सैयद अली को प्रतिनिधित्व मिला। जब लंदन में हिंदुस्तान अखबार बंद हो गया तो काला कागज में वो अखबार राजा रामपाल सिंह राय हिंदुस्तान नॉट हिंदुस्तान करके वो हिंदी में निकला और लंबे टाइम तक निकला। उसको मैंने नजमिन में उससे 100 साल या स्टोरी लिखी थी भारतीय के टाइम और उसके संपादक लंबे टाइम तक रहे मदन मोहन मालवीय। ये सारा जो इतिहास है वो ऐसे दौर में जवाहर कर्नावट लेके आए हैं जब
इस तरीके की किताबों की जरूरत थी। ये प्राणवान, महत्वपूर्ण और देर तक दिनों तक याद रखने वाली किताब है। मैं इस मौके पर उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे जल्दी ही इससे मिली प्रशंसा और इसमें जुड़ी अनजान चीजों का इसका नया रूप भी सामने लाएं, ताकि अपडेट भी हमारे सामने रहे। आज इस मुबारक मौके पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की और पुस्तक के विषय में भी जो उसके मुद्दे हैं और जिन पर उस पुस्तक में लिखा गया है उस पर भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। हम सब जानते हैं कि दुबे जी, हाँ समय कम है लेकिन दुबे जी से सब परिचित हैं। वे हमारे अग्रज किसी कॉलेज के हिंदी के अध्यक्ष रहे हैं और आज महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। विश्व हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित विदेश में हिंदी पत्रकारिता पुस्तक के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष, देश की हिंदी पत्रकारिता में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले, मैं शुरू में मुंबई जब आया था तो मैं उन्हें बहुत अच्छा कवि समझता था। बाद में ये हुआ कि नहीं, वो बहुत बड़े पत्रकार हैं। ऐसे आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी भी नहीं, कवि और पत्रकार के एक साथ। मैं जानबूझकर ये बात कह रहा हूँ। आदरणीय सूर्यबाला जी, जिनकी कहानियां, उपन्यास, व्यंग और हिंदी में तमाम तरह के विषयों पर लिखे साहित्य से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रसिद्ध कथाकार और पत्रकार भाई हरीश पाठक जी, विश्व हिंदी अकादमी, कितनी खुशी की बात है मेरे लिए कि विश्व हिंदी अकादमी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र हिंदी अकादमी के कार्याध्यक्ष का स्वागत किया। जैसे भाई केशव राय जी, डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावट जी, भाई रविंद्र कात्यायन जी। मित्रों, पुस्तक के बारे में हरीश पाठक जी ने बहुत विस्तार से बात की है। बड़ी परेशानी का सबब हम लोगों के बीच विशेष तौर पर हिंदी को लेकर ये चलता है कि हिंदी की खाने वाले अपने अपने या तो परकोटे पर चढ़े हैं तो वहीं चढ़े हैं, या अपनी कोठरी में बंद हैं तो वहीं बंद हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पेशे से पत्रकार रहे लेकिन साहित्य को भी उतना ही समृद्ध किया उन्होंने, भाषा को भी उतना ही समृद्ध किया। इस तरह के भी लोग रहे। आज इसकी बड़ी सख्त जरूरत है, विशेष तौर पर मुंबई में नहीं पूरे देश में इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि पत्रकारों के आगे पीछे सब बहुत परेशान इस बात को लेकर हैं। और मैं समाचार पत्र को पढ़ने वालों को भी मैंने देखा है कि पन्ने पलट कर अपना नाम और अपने से जुड़ी खबरों को देखने के लिए लोग लालायित हैं। पत्रकारों को इस तरीका से देखा जाता है। राजभाषा कर्मी पदों पर भाई डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावट जी महाप्रबंधक रहे, महाप्रबंधक, और उससे बड़े भी पद पर आज राजभाषा से जुड़े हुए लोग पदासीन हैं। और वे लगातार राजभाषा को लेकर तमाम तरह के वो टॉलिक, नराकास आदि में ही इतने व्यस्त हैं
कि उन्हें पत्रकारों साहित्यकारों की ओर आने का अवसर ही नहीं मिलता, या वे आना नहीं चाहते हैं, वे वहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं अपने आप को लेकर। शिक्षक वो सुदामा चरित की सुदामा जी की पत्नी की बात को लेकर अपने में बिजी हैं, व्यस्त हैं कि ताको कहां अब देती है शिक्षा, जो अपनी शिक्षा ही लगातार दुनिया को बांट रहे हैं, उनको कहां तुम शिक्षा दे रहे हो। ऐसे शिक्षक हैं जो उसी में अपने कोठरी में बंद है। ऐसे में एक राजभाषा कर्मी शिक्षा के केंद्र का पद स्वीकार करके पत्रकारिता से जुड़ी हुई पुस्तक हमारे सामने लेकर आए। ये एक तरह से अपनी सीमा का अतिक्रमण भी है और उसके साथ एक दूसरे से भाषाई संबंधों को जोड़ने का उपक्रम भी है। डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी को जो लोग जानते हैं, वे राजभाषा को लेकर, राजभाषा नीति को लेकर तमाम तरह की पुस्तकें लिख सकते थे। आसान भी था, उपलब्ध सामग्री भी थी और उनका विषय भी वही था। लेकिन वे राजभाषा कर्मी होते हुए भी, बड़े अधिकारी होते हुए भी, या विश्व हिंदी सम्मेलन में गए हों या अपने बैंक की शाखाओं के विजिट के लिए गए हों, लेकिन वहां जाकर उन्होंने पत्रकारिता और विशेष तौर पर हिंदी पत्रकारिता पर अपनी नजरें गड़ाए रखी कि हिंदी में क्या काम चल रहा है। वे चाहते तो अपने बैंक की शाखा का विजिट करके आ जाते, लेकिन वहां हिंदी पत्रकारिता में कौन कौन सा काम हुआ है और कितने काम की संभावना है, मेरे ख्याल से ये सोचकर वे लगातार इस बात को लेकर लगे हुए थे। मित्रों, ये केवल डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत की पुस्तक नहीं है, एक तरह से संदेश है हम लोगों के लिए, उन पत्रकारों के लिए। मैं पत्रकार भाई मुझे क्षमा करेंगे, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें सीमित कर रहा हूं, मर्यादित कर रहा हूं, कि पत्रकारिता करते हुए भी और अधिक विषयों पर भाषा से जुड़े हुए उन विषयों की तरफ ध्यान रखना, शिक्षक होते हुए केवल सिलेबस से जुड़े रहने के बजाय पत्रकारिता से जुड़े हुई बातें, सरकारी प्रावधान, राजभाषा में क्या काम चल रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना, रचनाकारों की तरफ ध्यान देना, ये आवश्यक है आज के समय में कि हिंदी की खाने वाले, हिंदी की नौकरी करने वाले या फिर स्वयं सेवक की तरह जो हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करने वाले लोग हैं, वे इस तरह का काम लेकर के सामने आए, ताकि केवल हमें जो काम करना है, जो काम करके हमें आजीविका चलानी है, केवल उसी से बंधे रहकर नहीं, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर हमें काम करने का अवसर मिले और नई पीढ़ी को हम ये संदेश दें कि तुम्हें वहीं तक नहीं बंधे रहना है, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर अन्य विषयों की तरफ ध्यान में रखें। बड़ी तकलीफ हो जाती है जो शिक्षक भाई बहन हैं, वे कहते हैं कि पत्रकारिता और साहित्य, लगता है पत्रकारिता और साहित्य एकदम अलग अलग चीज है। सिनेमा और साहित्य, यानी सिनेमा एकदम अलग है, साहित्य से उसका जैसे कोई संबंध ही नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भाषा के विकास के लिए, भाषाई संवर्धन के लिए, भाषा संस्कार के संवर्धन के लिए पत्र रचना धर्मिता के साथ साथ पत्रकारिता और फिल्में आदि भी, माध्यम भी उतने ही काम कर रहे हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आवश्यक है कि हम उन सभी को एक साथ, एक तक निगाह से जहां है उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें। भाई डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी ने भी इस पुस्तक के माध्यम से, मैं भी वो 4 अध्यायों में किन किन देशों में क्या क्या देखा उन्होंने, मैंने ये अध्ययन किया, मैं उस पर बात कर सकता हूं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी ये जो इस तरह से काम कर रहे हैं, वे चाहते तो
भोपाल के जिस टैगोर विश्वविद्यालय के पद पर हैं, उस पद पर भी अनेक काम हैं, उसमें सीमित रहकर काम कर सकते थे, ये बताते हुए कि मैं इस विश्वविद्यालय के इस निदेशक पद पर हूं। लेकिन नहीं, उससे एक कदम आगे हटकर वे विदेश में हिंदी पत्रकारिता को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। यानी हम हिंदी की खाने वाले, हिंदी में काम करने वाले लोगों को एक तरह से वे प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि केवल 27 देशों की पत्रकारिता भी है, तमाम देश भी बचे हुए हैं जहां पर केवल पत्रकारिता नहीं बल्कि साहित्य रचा जा रहा है, साहित्य की अनेक विधाएं रची जा रही हैं, हिंदी में और तरह के काम हो रहे हैं। एक तरह से ये उनका संकेत है कि हम सभी जिसको भी अवसर मिले वह हिंदी को लेकर या भारतीय भाषाओं को लेकर देश और विदेश में जहां जिस तरह से काम हो रहे हैं, केवल अपनी सीमा में नहीं बल्कि अपनी सीमा को तोड़ते हुए आगे बढ़कर अन्य कामों को साथ लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम भाषाई संवर्धन का काम कर पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। उन्होंने विदेश में हिंदी पत्रकारिता यानी जानबूझकर, ये देखिए एक बात और, लेखकीय ईमानदारी, अंत में उन्होंने बता दिया साफ साफ कि किससे उन्हें सामग्री उपलब्ध होती है। चाहते तो नहीं लिखते, लिखने की कोई जरूरत नहीं। चाहते तो यहाँ ये नहीं लिखते कि 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता का सुझाव लिखना, जो किताब पढ़ेगा उसे मालूम पड़ेगा। वो कहते कि अगर वो जानना है तो किताब पढ़िए, लेकिन साफ साफ ये बता देना कि हाँ ये मेरी सीमा है, इसके आगे का बहुत काम अभी बचा हुआ है, जो मैं कुछ करूंगा कुछ आप करिए। इस काम के लिए डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं विश्व हिंदी अकादमी के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने जवाहर कर्नावत जी की पुस्तक के विषय में बताया, और ये 30 वर्षों की साधना है जो इस पुस्तक में फलित हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच एक बहुत ही विद्वान और लेखक, पत्रकार, फिल्म समीक्षक और फिल्म के ऊपर लिखने वाले अजित राय जी उपस्थित हैं। मैं सर का सम्मान करना चाहता हूं कि सर आए 2 मिनट, और आपको कर्नावत जी सर आपको पुस्तक भेंट करना चाहते हैं, अजित राय जी, और आप 2 शब्द कहें भी इस पुस्तक पर। मैंने आपको डाक से भेजने का वादा किया था, निश्चित चला गया, नहीं भेज पाया। आइए सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। दरअसल विदेशों में हिंदी पत्रकारिता यह अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता। और जो लोग भी मुख्य धारा की हिंदी पत्रकारिता या किसी भाषा की मुख्य धारा की पत्रकारिता, मुख्य धारा की पत्रकारिता यानी न्यूज की पत्रकारिता, जो हमारे अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर जो छपता है न्यूज, उसकी पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिसमें हरीश पाठक संपादित कर चुके हैं हिंदुस्तान में, भारत में संभवतः, और पीछे का तो इतिहास में नहीं मिला, लेकिन मुझे वो हिंदुस्तान का संपादित होना आपका याद है। विमल मिश्र नवभारत टाइम्स में बहुत वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं, वो जानते हैं। और मैंने भी करीब 30 साल उसी मुख्य धारा की पत्रकारिता की। यहाँ अभी एक किताब लिखने के सिलसिले में बॉलीवुड की हिस्ट्री, सिनेमा की हिस्ट्री पर मैं 2 साल से सिनेमा में हूँ। तो वो लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि विदेशों में हिंदी पत्रकारिता भी होती है। हम लोगों ने रेडियो में तो सुना है, जैसे मेरा संबंध बहुत सारे विदेशी रेडियो के संस्थानों से रहा है, जिसमें बीबीसी और हमारे गुरु और आदरणीय स्वर्गीय कैलाश बुधवार लंदन में, जिनसे हमने इतना सीखा। डायच वैले जो कि जर्मनी का प्रमुख रेडियो संस्थान है,
उसके हमारे गुरु और मित्र और सब कुछ सभी हैं जीवित, फ्रीडमन स्लैंडर, और उसके बाद रेडियो टीकिंग और बाकी हर जगह के रेडियो में हिंदी पत्रकारिता होती थी, लेकिन वो मेनली अनुवाद की पत्रकारिता होती है। तो उसमें कोई हिंदी पत्रकारिता हो ऐसा हमने सुना नहीं था कर्नावत जी की किताब से पढ़ा। इतने सारे देशों में जाने के बाद यहाँ तक कि आप देखिए, हरीश पाठक जी शायद ज्यादा जानते होंगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता है और उसकी वो मेन मुख्यतः वो समाचार एजेंसियों की पत्रकारिता, वो हमारी तरह नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनसत्ता की नहीं है जैसा कि हम जानते हैं। उसमें सबसे वर्चस्व जिस संस्थान का है वो अमेरिकी और फ्रेंच न्यूज एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस। उसके अलावा राइटर है और जिनवा करके चीन की न्यूज एजेंसी है, इग्ना ईरान की है और प्रावदा रूस की। तो इस तरह की एजेंसियां हैं और दुर्भाग्य से 140 करोड़ के देश के हम लोग हैं, जिसमें बताया जाता है कि 80 करोड़ हिंदी भाषी हैं। और अभी मैं अपने मित्र बांगिया जी से बोल रहा था कि हिंदी पत्रकारिता 23% ग्रोथ रेट है उसकी, जो दुनिया की किसी इंडस्ट्री की नहीं है। लेकिन हम एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी नहीं बना पाए हैं जिससे हम हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता कह सकें। तो अब ये किताब पढ़ने पर पता चलेगा और ये हम सब जैसे लोगों के लिए नई जानकारी होगी। पुरवाई के बारे में भी मैं जानता हूँ 1999 से जो निकल रही है परमेश गुप्त वहां से, बाद में तेजेंद्र शर्मा निकालते रहे हैं। और बाकी और देशों में जो अखबार निकले हैं, अब वो अखबार कैसे थे, कहां से निकले, किस तरह से निकले, उन्होंने अपने समय और समाज को कैसे प्रभावित किया, इसकी जानकारी कम से कम मुझे नहीं है। तो ये किताब हमारे लिए एक आंखें खोलने वाली किताब होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और शायद आपने इंदौर, मैं शायद इनसे इंदौर में मिला था, प्रवीण खारीवाल के पत्रकार सम्मेलन में, जब देश भर के पत्रकारों को बुलाया गया था, उनकी बहुत बड़ी प्रदर्शनी आपने लगाई थी। और हिंदी अधिकारी ने कोई ऐसा काम कर दिया है, ये तो मैं और भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं देश के हजारों हिंदी अधिकारियों को जानता हूँ। मैं जिस नवभारत टाइम्स स्कूल से निकला हूँ, जिसके संपादक विश्वनाथ सचदेव हैं, और जिस तरह हम लोगों ने विद्यानिवास मिश्र, सुरेंद्र प्रताप सिंह और एक से एक रामकृपाल सिंह तक, और यहाँ हमारे सुंदर चंद ठाकुर उसके संपादक हैं। तो वो उसमें हम जानते हैं कि हिंदी अधिकारियों ने इस देश में क्या किया और कैसे। अब जब विश्व हिंदी सम्मेलन आप कह रहे हैं 2007 में मैं भी था, और मैंने मुझे अशोक चक्रधर ने वहाँ के न्यूज बुलेटिन का संयुक्त संपादक बनाया था। तो वहाँ एक हिंदी अधिकारी रोज आकर मुझसे लड़ते थे कि हेडिंग ऐसे नहीं, ऐसे करो। और मैं कहता था कि पत्रकारिता की हेडिंग अलग होती है और आपके हिंदी अनुवाद जो आप करते हैं ऑफिस में बैठकर, उसकी हेडिंग अलग होती है। जैसे गुलजार का सेशन मान लीजिए, तो विश्व सम्मेलन गुलजार, या विश्व सम्मेलन हुआ गुलजार, या गुलजार पर कुछ और एक टेरिटरी कोई हेडिंग लग गई, तो वो रोज लड़ते थे उसको। और चूंकि उनके पास ताकत है, उनके पास सत्ता है, उनकी सरकार में सुनी जाती है, तो जाहिर है वो हर जगह पाए जाते हैं हिंदी अधिकारी, और उनको कुछ नहीं आता जाता, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने दो शब्द उसमें कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका है कि नहीं, खूंटा यही करेगा, तो वो नहीं मानते हैं। तो पूरी पत्रकारिता, और इस देश में लाखों पत्रकार जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, और इस देश में अभी शायद पहले हिंदी में शायद दैनिक भास्कर ने शुरुआत की है, जिसने अपने पत्रकारों को विदेशों में अपॉइंट किया, और वहां से वो सारे लोग डिस्पैच भेज रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो लोग अंग्रेजी में भेज रहे हैं कि हिंदी में भेज रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने दुनिया के करीब 30-40 जगहों पर अपने रिपोर्टर भेजे हैं। तो मैं कहने का आशय ये है कि हमारे लिए पत्रकारिता वो है, हमारे लिए कभी लेख, फीचर, कहानी, कविता, उपन्यास और मैगजीन, ये सब पत्रकारिता में रहे नहीं, उसको अवश्य उसका अंश मानते थे। लेकिन हम लोग उस तरह से क्राइम, पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ये सब पत्रकारिता के हम लोग रहे 25-30 सालों से अनुभव रहा है। विमल मिश्र जी ने तो काफी रात भर जाकर फ्रंट पेज बनाए होंगे, और कैसे खबरें आती हैं, कैसे खबरें वहां करती हैं,
जो यूएनआई और पीटीआई के द्वारा। लेकिन ये किताब क्या कहेगी, कैसी कहेगी, ये देखना बाकी है। और मैं इनको बधाई देता हूँ जवाहर कन्नावट जी को कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा काम किया है आपने, तो ये हम सबके लिए। और मुंबई प्रेस क्लब को भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में तो जितने प्रेस क्लब हैं वो सांध्यकालीन रसरंजन सभाओं के लिए बहुत विख्यात हैं। उनका काम वही है कि हम लोगों को थोड़ा सांध्यकाल में रसरंजन कराएं और हम लोग थोड़ा आनंदित हों। जितने दिल्ली प्रेस क्लब और बाकी जितने भी जयपुर और चंडीगढ़ और कोलकाता, क्योंकि सब प्रेस क्लबों में मैं जाता रहा हूँ, लेकिन ये प्रेस क्लब में मैंने सुना कि ये आयोजन हो रहा है। मैं मुंबई में नया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इतने सारे लोग इस आयोजन में, प्रेस क्लब में इस किताब की बात कर रहे हैं, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। और विमल मिश्र जी का जिक्र बार बार आ रहा, मैं विमल मिश्र जी का स्वागत करता हूं सर कि आप ने, और आपको हम लोग जो मुंबई पर आपका जो लेखन है वो अखबारों में पढ़कर हमेशा ये सोचते हैं कि कितनी गहराई से शोध किया गया है और कितनी मेहनत से, तो उसके लिए भी आपको साधुवाद। मित्रों, इस किताब में एक और खास बात है, इसमें सिर्फ मुद्रित पत्रकारिता की ही बात नहीं है, इसमें उन देशों में जो रेडियो और टीवी की पत्रकारिता है उसका भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से वहाँ पर रेडियो पर और टेलीविजन पर पत्रकारिता हुई है और उसमें हिंदी पत्रकारिता का क्या योगदान है, वो भी इस पुस्तक में शामिल है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुद्रित या प्रिंट मीडियम की ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक पूरा परिदृश्य हमारे समक्ष इस पुस्तक से उपस्थित होता है वहाँ का। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज हमारे बीच अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में सूर्यबाला जी हैं। मित्रों, उनके बारे में, उनका परिचय में क्या दूं, इसलिए जब से मैं बड़ा हुआ छोटेपन से ही उनको पढ़ता रहा हूँ और आप सब उनके लेखन के बारे में तो जानते ही हैं। उनका व्यवहार और उनकी जो बातचीत है वो भी इतनी मतलब आशीर्वाद देती है हमेशा, और हमेशा वो जो जिस तरह से मिलो तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं, जिस आत्मीयता से वो मिलती हैं और जिस के साथ उनका आशीर्वाद मिलता है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ। और इस पुस्तक के बारे में मैं आदरणीय सूर्यबाला जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य दीजिए। बहुत विशिष्ट, एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आज की बहुत बड़ी जरूरत ऐसी पुस्तक के लेखक और ऐसी पुस्तक के लोकार्पण समारोह और विमर्श के समय में यहाँ आ पाई आज, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। इस समारोह के अध्यक्ष हमारे इतने आधी सदी के अपने मित्र विश्वनाथ सचदेव जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कवि और हिंदी की 3 पत्रिकाओं की हैट्रिक का संपादन करने वाले आप यहाँ, और आप लोगों को इतनी देर में बता दूं कि विश्वनाथ जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया। ये हमारे और विश्वनाथ जी का कि हम दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। इसे शायद और लोग थोड़ा बहुत सीख सकें, ये थोड़ी सी दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते बनाएंगे। और आज यहाँ इसके इतने वरिष्ठ हमारे महाराष्ट्र साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष हमारे डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, हमारी आज की बहुत अच्छी बात कही करीम कात्यायन जी ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट कथाकार, आज के चुपचाप काम करने वाले और सबको सबके लिए खड़े रहने वाले हरीश पाठक जी,
ये हमारी जवाहर कर्नावट जी जिन्होंने आज ये पुस्तक लिखी है और बहुत ही अलग पुस्तक लिखी है, जो मैं कहूँगी एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक संदर्भ ग्रंथ कर दिया है। और आज इसका संयोजन करने वाले केशव राय जी, जो आज यहाँ पर उन्होंने एक हमने देखा कि बराबर वो अभी विश्व रंग से लौटे हैं और विश्व रंग से भी कर्नावट जी लौटे हैं, कर्नावट जी की पुस्तक के बारे में और कर्नावट जी के बारे में। तो मैं इतना कुछ पिछले 2 दशकों से जान रही हूँ। जहाँ जाती हूँ मुझे कर्नावट जी की प्रदर्शनी, कर्नावट जी का कुछ न कुछ वहाँ योगदान अवदान दिखाई पड़ जाता है। और सबसे पहले मैं आपको सिर्फ व्यंग्य का समझती थी। और हाँ, रविकांत जी यहाँ ये तो उसमें नाम नहीं था, अभी आज मैंने देखा कि रविकांत जी यहाँ सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं इतने लोगों से यहाँ एक साथ मिल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद अस्वस्थता के बाद बाहर निकली हूँ। और लोग तो मेरा सबसे बड़ा एक मेरी विशिष्टता बताते हैं लोग कि मुझे पढ़ करके इन्होंने ये लिखने लगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सूर्यवाला को पढ़ने वाले सूर्यवाला से बहुत अच्छा लिखने लगे। हमें पसंद के लिखने वाले इतने अच्छे इतने महत्वपूर्ण लेखक हैं। सामने गंगाधर सिंह बैठे हैं, वो तो हमें व्यंग्य की पिता में ही कह दिया उन्होंने। तो हमने कहा कि हम तीसरी पीढ़ी के हो गए। तो जवाहर जी अब मैंने बड़ा अच्छा है, मैं सबको अब सिर्फ और कुछ नहीं लिख रही हूँ। कभी कभी जब लोग आकर पूछते हैं कि आप क्या नया क्या लिख रही है, नया क्या लिख रही है, तो मेरा मन कभी कभी कहने का होता है कि पुराना पढ़ लिया जितना मैंने लिखा था। लेकिन वो खैर एक मजाक है, छुपा जाए जिंदगी है, वो अगर कहने से तो साहित्य में अलग ले लेंगे। यहाँ मैं सिर्फ पुस्तक पर बोलूंगी। पुस्तक के विमर्श को जो कहा गया है कि मैं अभिभूत हूँ इस पुस्तक को देख करके। बहुत दिनों बाद मुझे कोई कथेतर पुस्तक ऐसी मिली है, कहानी उपन्यास और जो सत्य कथाओं से अलग, जिसमें सत्य कथा भी है, उपन्यास भी है, भाषा का सौंदर्य भी है और सब कुछ इतनी विधाएं उसमें मिला करके। ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम है ये। और मैं जब लगती थी, पढ़ती थी, पहली बार ऐसी कोई किताब मैंने देखी कि उसमें मैं मतलब मैंने सुना था कि अरे ये एक आध बार मैं भोपाल वगैरह गई थी तो कर्नावट जी ने बताया था और इनकी प्रदर्शनी भी देखी थी कि पत्रकारिता तो खासा नीरस और वाऊ विषय है। इसको लेकर के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं और कौन पढ़ेगा। क्योंकि अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बात अजीत राय जी ने और सबने बताई पत्रकारिता और उसको लेकर के, उसका मुझे इतना अंदाज नहीं था। लेकिन जब मैंने पुस्तक देखी तब मैंने लगा कि नहीं, इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है, इन्होंने 20 वर्षों तक ये साधना की है और एक अनुष्ठान किया है। और आज मुझे लगा कि मैं इनको सिर्फ व्यंग्य का समझती थी, क्योंकि हमारे व्यंग्य के जब कुछ होते थे यहाँ तो बैंक के वो हिंदी अधिकारी के तहत में आके और हम लोग को माला वाला बना के शॉल उठा के कृतकृत्य हो जाती थी। इनकी उसी भूमिका से हम बड़े गदगद थे और ये चाहते तो उसी भूमिका में बड़ा नाम करके और संतुष्ट होकर रह सकते थे। पता नहीं इनको मैं क्या बताऊं। मैंने बहुत पुराने समय एक व्यंग्य लिखा था जिसमें था कि भाई आप व्यंग्य क्यों लिखते हैं। मुझसे ही पूछा गया था, ने पूछा था कि आप व्यंग्य क्यों लिखती हैं, तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। बगैर पागल कुत्ते का काटा, बगैर इतनी विसंगतियों, इतनी विद्रोहों के बीच से झेल कर बाहर निकला हुआ व्यक्ति व्यंग्य नहीं लिखने पर हाथ नहीं आजमाएगा अपना। तो ये जुनून, ये जीवन, ये दीवानगी है जो कर्नावट जी से ये पुस्तक लिखवा गई है। और आप उठाएंगे पुस्तक तो आप जल्दी जल्दी उठते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और जो मैंने सोचा था ये खाली दिनांकों का, तिथिवारों का कलेक्शन है, इनको इकट्ठा किया जो ऐसी किताबों में होता है। आजकल जितनी थीसिस पीएचडी की आती है वो मुझे इसी हताशा से गुजारती है, तो उसको लंबे लंबे खाली उसमें किए रहते हैं। जवाहर जी ने उसको इतना मार्मिक, इस पुस्तक को इतनी मर्मस्पर्शी बना दिया गया है। मैं वो सब कहने वाली थी जो आपने भी कर्नावट जी यहाँ बताया कि एक एक उद्धरण
पत्रिकाएं कैसे निकल रही है। शुरू उन्होंने भारतवंशी देशों से किया है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, फिजी और ये तमाम देशों से किया है। और देशों में कैसे कैसे ये पत्रकारिता का विकास हुआ, हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास और विकास विहंगम कोलाज बना दिया है जवाहर जी ने। और इतने मन से लिखा है, क्योंकि मान लीजिए इन्होंने सामग्री इकट्ठी कर दी, मान लीजिए 27 देशों में घूमे, इन्होंने वहां से एक एक पत्रिका, जो पत्रिका नहीं मिली, अभी अलीश जी ने कहा कि जो पत्रिका नहीं मिल पाई उसका बड़ा दुख सा इनके मन में है। इतना करने अभी इतनी कोशिश करने में वो पत्रिका नहीं मिल पाई। मैं एक आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कौन सी पत्रिका जो उनके पास भी नहीं थी वो मेरे पास है। तो वो सब इकट्ठा करना और बैंक की ये केंद्रीय अधिकारी का अपना पद भी निभाते रहना और हम लेखकारों को भी, साहित्यकारों को भी ऑर्गेनाइज करते रहना, उसके बीच से शायद 2002 में रिटायर होने के बाद इन्होंने शुरू किया। और वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसमें से क्या लिया जाए और क्या छोड़ा जाए। तो सबसे पहले तो मैं जवाहर जी को इस पुस्तक के एक पाठिका के तौर पर सामान्य पाठक पड़ेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा मैं करती हूँ कि बड़ा बड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाया है। एक तो पूरी पुस्तक कहीं भी जरा भी उबाऊ और नीरस नहीं होने पाई है, क्योंकि पुस्तक की सबसे बड़ा, मैं मानती हूँ किसी भी विधा की पुस्तक हो, पुस्तक का सबसे बड़ा है कि आप उसको पढ़ लें, उठाइए तो फिर पढ़ लीजिए। मैं अभी पुष्रा जी से ही बात कर रही थी कि कभी कभी मन में आता है कि हम हिंदी वाले, हम साहित्य वाले, हम लिखने वाले पूरा सच बोलना कब सीखें। कोई सच नहीं बोलता, मैं खुद ही नहीं बोल पाती, क्योंकि हर जगह यही लगता है कि लोग अन्यथा लेंगे और हम गलतफहमियों के शिकार होंगे। हमने शुरू भी किया था एक बार कि नहीं, जो सोचूंगी साफ दुनिया से साफ साफ, तो बहुत सी चीजें हो जाती है। समकालीन है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जबकि मुझे मालूम है कि नहीं हो गई, मेरा रास्ता ही अलग है, मेरा अपना ही गाइडलाइन, मेरी अपनी जगह है। तो ये क्या था जो जवाहरलाल जी ने, उसमें जो चीजें चुन के लिखी है वो इतनी बार नहीं है। गांधी जी कब कहाँ से खबर है कि गांधी जी के स्वास्थ्य यहाँ पर जेल में अच्छा है, आपने दूसरी बात कही, यहाँ पर ये मतलब इतनी घटनाएं, और जो हिंदी वालों ने जो संघर्ष किया है और जो भाषा है उस समय की अलग अलग, और जो बोलियों का जो उसमें जो समावेश किया गया है जगह जगह, और इस हद तक दीवाने लोग हुआ करते थे वो जो विदेशों में रखे। मतलब कितनी चीजें ऐसी है, मैं आपसे बताऊं कि आप लोगों का मैं कहूँ जवाहर जी, मुझे नहीं मालूम था कि हिंदी की पत्रकारिता की शुरुआत स्वाधीनता आंदोलन से, और विदेशों में, अमेरिका में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ये कहते हैं गलत रिसाला लिखा इन्होंने, उससे शुरू हुई। तो उस पर वहां से अमेरिका से लोग जो विदेशों में गए हैं लोग, वो लोग कह रहे हैं कितना अच्छा उसमें विज्ञापन, मेरे पास लिखकर कुछ है नहीं, है कि ऐसे सैनिकों की जरूरत है जिनका मानदेय मृत्यु, जिनका पुरस्कार शहादत, जिनकी गदर के उसमें गदर की सलामी। तो ये अमेरिका के भारतीय लिख रहे हैं, तो ऐसे देश सैनिकों की हमें जरूरत है। और ये उस समय हमारे भारतीय भारतवंशी हैं, जिनका सारा संघर्ष जो हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और उसको लेकर के और अंदर की सारी यातनाओं का इतिहास पत्रकारिता ने दर्ज किया। साहित्य तो बहुत बात में आया। मॉरिशस में जैसे कहीं मुझे याद है पत्रिका अभिमन्यु अनंत जी ने संपादित की है, और वो चली है कितने वर्षों तक, उसमें सारे मतलब सारे विश्व के और कोई भी लेखक उसने बचा नहीं चले। और इसी तरह वसंत का संपादन तो अभिमन्यु अनंत ने कितने वर्षों से किया। हस्तलिखित अभी चलती, लेकिन अनंत जी नहीं है, अभिमन्यु जी तो नहीं, लेकिन ये जिसका दूसरी हस्तलिखित पत्रिका, उसमें लिखा रहता है, आपने सब बातें बताने से दोहराऊंगी नहीं, ये भी लिखा रहता है कि आप 2 दिन में समाप्त करिए 64 पेज की पत्रिका,
और इसको आप पढ़ने के बाद दूसरे के पास दूसरे पते पर दीजिए। अच्छा, इस हद तक इतने वर्षों तक 40 अंक उस पत्रिका में निकले हैं और वो पत्रिका इतने वक्तों तक घूम रही है, पढ़ी जा रही है, लोग ले रहे हैं। तो कभी कभी लगता है जो बैटिस्टर गुप्त की लाइन है कि हम कौन क्या हो गए, आओ विचार, लेकिन विचारने का समय नहीं है सबके पास। सनसनी लिख रही है और मैं बहुत कुछ और भी मैंने पाठ उसकी तरफ पढ़ ली है, जहाँ जहाँ सारे काम छोड़ करके कि पुस्तक जो मैंने कहा कि पुस्तक ऐसी होनी चाहिए। और बहुत कुछ और देखिए, मैं नहीं कह के नाश्ता भी तैयार है, समय भी मुझे चला जा रहा है, सब भाग रहे हैं। मैं भी इतना आपने मैं यहाँ आ पाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, केशव राय जी और प्रवीण जी भी यहाँ हैं सभी, तो सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत आभार। ये देखिए, मैं विश्व के 65 देश 28 से 65 पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। असल में जी आपने जो बात रेखांकित की कि जिस जुनून के साथ विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की गई है, उसी जुनून के साथ ये किताब भी लिखी गई है जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये कार्यक्रम जो है आज का इस पुस्तक का, इसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी हैं। कार्यक्रम का समापन आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से होना है। मैं सर से आग्रह करता हूँ कि सर आप अपना वक्तव्य दें। हम सब उनके बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं और 50 साल से अधिक का अनुभव तो सर का इस पत्रकारिता का है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। हाँ जी सर। हाँ, माइक चल रहा है सर? कोई ऑन करने वाला चाहिए होता है, उसके बगैर काम नहीं चलता। कोई कहे कि ऑन करो तब अकल आती है कि ऑन कर लेना चाहिए। शुक्रिया आप सबका। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाला जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य कनावत जी, टैन जी, हरीश, प्रसाद जी, केशव जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका यहाँ पर अभिनंदन। पिछले 50 साल में मैंने बहुत कोशिश की कि अध्यक्षता से मैं बच जाऊं, लेकिन वो अध्यक्षता ऐसी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार सिद्ध होती हैं। और दिक्कत भी होती है मुझे अध्यक्ष बनने में खास कष्ट नहीं होता, तो इससे इस बात का होता है कि मेरे पास कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। अब इतने सारे लोगों ने जो बातें कही हैं उसके अलावा कुछ और बच जाता है क्या? और मैं जो कहूँगा तो शायद दोहराव हो जाएगा, उससे बचा जाए, या फिर ऐसा हो जाएगा तो अनर्गल हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए तो उसे पहले बुलवा देना चाहिए, बेचारे को कुछ तो संतोष मिले कि मेरी बात कुछ लोगों ने सुन ली, कुछ ऐसा मैंने कह दिया जो बाकी लोग दोहराएंगे। बहरहाल मित्रों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने भाई कनावत जी का सम्मान करने के लिए और उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए। लेखक जब कुछ लिखता है तो अपने मन की शांति के लिए भले ही लिखता हो, लेकिन जब वो चीज सार्वजनिक बनती है, सबके सामने आती है, तो वो उसके लिए धन्यवाद का हक तो बनता ही है। कम से कम कहें कि भाई आपने ये काम किया। आप जैसे मैंने सुनाई, मैं पहले स्वीकार करूँ कि मैंने ये पुस्तक कभी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस पुस्तक में क्या है, लेकिन जो बताया गया है इस पुस्तक में है, उसमें से बहुत कुछ मैं कर्णावत जी आपके लेखों से पढ़ चुका हूँ। कर्णावत जी पिछले 40-50 साल से इसी बारे में काम बात करते रहे। जब भी इनसे मिलते थे तो कोई ना कोई बात इसकी आ जाती थी कि आज फलाने देश की फलानी पत्रिका मेरे हाथ लग गई, या फलाने देश के फलाने आदमी ने कहा कि उसके पास में कुछ ऐसी सामग्री है
जो आपके काम आ सकती है, जो मैं लेकर के आऊँगा, या फिर ये बताते रहते थे। मुंबई में जब थे तो काफ़ी कुछ बताया इन्होंने हम लोगों को। तो उन सारे चीज़ों को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि एक आदमी इतनी शिद्दत के साथ इतनी मेहनत कर सकता है, क्या लालच था इसलिए कर रहे थे ये काम, मैं नहीं जानता। कहीं उच्च अधिकारी थे, अच्छी खासी उनकी लगी हुई इस तरह का काम कर रहे थे, सम्मान के साथ समाज में सब कुछ था। तो फिर ये किताब लिखने की आवश्यकता क्यों थी? मुझे उम्मीद थी आज बताते यहाँ पर कि मैं ये किताब क्यों लिखूँ। सवाल ये होता है कि जब हम इसके ऐसी किसी किताब पर बातचीत करने लगते हैं, ये दस्तावेजी है, दस्तावेज है, ये हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है ये कि दुनिया के 100 से अधिक देशों के आदमी इकट्ठा करके सामग्री हमें देता है कि देखिए वहाँ क्या कहा गया था, क्या सोच रहे थे वहाँ के लोग। पत्रकारिता चाहे कहीं की भी हो, देश की हो, विदेश की हो, हमारे समाज का दर्पण होती है। सिर्फ साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता। पत्रकारिता जब शायद ज्यादा अर्थों में समाज का दर्पण है, क्योंकि पत्रकारिता सीधी सीधी बात करती है कि जिनके चेहरे पे दाग हो तो घट जाए, हम तो दिखाएंगे अपने पत्रकारिता के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कर्नावती ने जो काम किया है कि दुनिया भर के इतने सारे देशों में हिंदी पत्रकारिता को लेकर किस तरह की पत्रकारिता होती थी। हमारे अपने देश में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 200 साल से पुराना है। 200 साल का एक इतिहास हमारे देश का, और उसमें से 125 साल पुराना इतिहास कर्नावती ने हमको विदेशों में हिंदी का दे दिया है। मैं समझता हूँ कर्नावती हिंदी वाले आपके सुन रहा था, हरीश को सुन रहा था मैं, तो मुझे लगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो चाहिए जब भी इस तरह पढ़े पत्रकारिता की बात करें। वहाँ के लोग क्या सोच करके अखबार निकालते थे। गदर की बात यहाँ पर हो रही थी, अमेरिका से निकलता था, आज़ादी की लड़ाई में उसका क्या योगदान रहा। वहाँ बैठ करके वो आज़ादी की लड़ाई के लिए सिपाही तैयार कर रहे थे जो यहाँ करके लड़े। ये ज्ञान होता है, ये उनका काम था। जैसे हरीश ने कहा कि जब उदंत मार्केट में वाक्य जो लिखा जाता था उसका ध्येय वाक्य जो था हिंदी जन के हित, हिंदुस्तानी के हित हेतु। तो पत्रकारिता का या साहित्य का मैं समझता हूँ एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जिनके लिए है वो उनके हित की बात सोचें। उदंत मार्केट ये कहता है कि हिंदी जन के हित के हित हम काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि किस तरह से काम करता होगा। और थोड़ा सा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो पत्रकारिता जो 100 साल पहले हुई थी और आज की पत्रकारिता जो कर रही है उसमें कहीं कुछ सामने है कि नहीं। आज भी मेरा ऐसा मानना है कि हर पत्रकार के लिए हिंदी जन के हित ये ब्रह्म वाक्य होना है। समाज के हित को अगर हम नहीं देखते हैं तो पत्रकारिता का तो मतलब नहीं रह जाता। तो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन लोगों ने जो विदेशों में बैठ करके लिखते रहे थे, जो विदेशों में बैठ कर अलग जलाए हुए थे। सवाल यहाँ इस बात को भी रेखांकित किया जाना जरूरी हो जाता है कि विदेशों में रहने वाले हमारे उन मनीषगणों और पत्रकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से वहां जाकर दिलाने की कोशिश की। इसको एक काम करो, गांधी जी को जहां भी गए वहां उन्होंने अखबार निकाल दिया, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में हो या चाहे वो भारत में आने के बाद में। और उन्होंने हमारी भाषा में हरिजन को उन्होंने गुजराती में निकाला था पहले, ताकि उसके उनके देश के लोग कम से कम समझ सके कि गांधी क्या कहना चाहता है। तो वो पत्रकार जो विदेश में बैठ के हिंदी पत्रकारिता कर रहे थे तो क्या कहना चाहते थे, उनकी पत्रिकाओं के माध्यम से, उनके अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आता है। उसी तरह आज देश में जिस तरह से सोच आया है पत्रकारिता को लेकर के, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। एक शब्द इस बात का आपके पास है, एक पत्रिका के बारे में विदेश की एक चीज होने पर बंद हो गई, 85 साल होने के बाद वो वाक्य सुनकर के मैं चौंक गया था। विशेषता ये नहीं है कि वो पत्रकार वो पत्र 85 साल कैसे चलता रहा। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 85 साल चलने के बाद वो पत्र बंद क्यों हो गया, क्या कारण रहे होंगे कि वो लोग जो 85 साल तक एक पत्रिका को निकालते रहे, अचानक उन्हें बंद करनी पड़ गई। क्यों? क्या पढ़ने वाले नहीं थे, खरीदने
पढ़ने वाले नहीं थे, या वो समझदार लोग नहीं थे जिनके लिए जरूरी होता है कि अखबार सवेरे खबरों से देख सके, कहीं कुछ है। और वो जो संकट था, भले ही आज हिंदी की पत्रकारिता का विकास काफी तेजी से हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपका ध्यान इस ओर एकत्रित करना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदी की पत्रकारिता को लेकर के धर्मयुग जैसे अखबार को, पत्रिका को बंद होना पड़ा, हिंदुस्तान साप्ताहिक को बंद होना पड़ा, पराग बंद हो गया, सारिका बंद हो गई, निर्माण बंद हो गया। आखिर क्यों? समावर्तन बंद हो जाएगा। मतलब जितने भी बंद हो रहे हैं, हमें सोचने के लिए बात करना चाहिए, हमें लगना चाहिए, तभी हमें सोचे तो सही क्यों हो रहा है ये काम पाठक नहीं करेगा, ये हम लोग अपने आप पत्रकार कहते हैं, हमें सोचना चाहिए। और इस स्थिति को, जो स्थिति बन गई है, उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कोई स्थिति बनती है या नहीं बनती है? मैं उस 85 साल चलने वाले वक्त के दिवंगत होने क्या मतलब दुख होता है सोच करके, कैसे क्यों हो गया? कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, हो सकता है कुछ कमी सरकार में भी हो सकता है कमी उनके पत्रकारों में भी हो, लेकिन कभी कहीं ना कहीं उस पाठक में भी तो हो, जिसको पढ़ने से इनकार कर दिया। कमी कहीं ना कहीं उस समाज से भी तो हो, समाज में भी तो होगी। तो समाज समझ नहीं पा रहा है तो क्या देने जा रहे हैं पत्रकार लोग। मैं समझता हूँ इस तरह के सवालों पर विचार करना जरूरी है। जहाँ जी की इस पुस्तक का सवाल है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं समझता हूँ कि यदि ये सब कुछ इतना कहा गया, उसका 10% भी हमारे समझ में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कर्णावत जी आपने बहुत बड़ा काम किया है और उसके लिए आपका धन्यवाद। हैरानी होती है कि एक आदमी पर हिंदी अवसर से शुरुआत की थी ना, लेकिन हिंदी के प्रति का लगाव कैसा था, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने कर्णावत जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि नवनीत पत्रिका की प्रसार संख्या थोड़ी सी बढ़े, कुछ और पाठक को मिले, इसके माध्यम से, नवनीत के माध्यम से हिंदी लोगों तक पहुंच सके। ये वो कर्णावत जी थे जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे अधिकारियों के लिए नवनीत का पढ़ना जरूरी बना दिया। छोटी बात नहीं है, कुछ भी नहीं था। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 10-20 हज़ार रुपये दे देना किसी पत्रिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी स्थिति मैंने आपकी अकादमी से भी कही थी, वहां भी मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि हिंदी की पत्रिकाओं को, पत्रिकाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, खर्चा कीजिए। किया है आपने उसमें? तो जो काम हुए हैं, मैं समझता हूँ इस तरह के कामों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है पत्रिकाओं के प्रति, उनका दायित्व भी हमें जागृत करने का है, हमें सोचने समझने के लिए कुछ सामग्री देने का है। तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करें और उन्हें जो कष्ट है तो उसके बारे में हम सोचें। तो मित्रों, समय भी हो गया है और नाश्ता भी तैयार है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। मैं फिर से एक बार कर्णावत जी को उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ और सिर्फ बधाई देने के लिए मैं आया हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे और भी इस तरह के काम आपके हाथों से होते रहें। हमें फिर अवसर मिलता है कि हम आपके लिए हम सबसे कुछ करके आपकी जय माता करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और हम सबके सोचने के लिए जरूरी है कि ये कार्य ऐसे ही चलते रहने चाहिए। कर्णावत जी यही रुके नहीं है, उसका अगला जो कार्य है 65 देशों में हिंदी, वो भी प्रकाशित हुआ है। मैं 1 मिनट के लिए वो सर से आदरणीय विश्वनाथ जी ने एक प्रश्न रखा कि आपने कार्य क्यों किया। तो मैं ये बता दूं कि मैं जब राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था तो मुझे लगा कि लोगों की हिंदी के प्रति कितना गलत दृष्टिकोण, कितने हल्के ढंग से होते हैं। तब मुझे लगा कि उनको बताना चाहिए कि हिंदी वैश्विक स्तर पर कितनी स्थापित रही है हिंदी पत्रकारिता। और उसके बाद जब मैं अभी सेवानिवृत्त हो गया 2019 के बाद, तो मुझे लगा कि विश्व में जितने देशों में हिंदी फैली हुई है उसकी स्थिति का एक आंकलन। तो मैंने सबसे पहला प्रकाशन था, उसमें 35 देश थे, उसके बाद वो 55 देश थे और उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट, अभी एक पुस्तक, ये अभी मॉरिशस में प्रधानमंत्री ने अभी भी जारी की, इसमें 65 देशों के लोगों ने हिंदी पर लिखी।
और मेरा ये संकल्प है कि इसको हम कुछ साल में या 2-4 साल में इसको 100 देशों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि 100 देशों में हिंदी है। मुझे इसमें एक फ्रांस की महिला है, उसका नाम एनी एंको है, जो वहां पर हिंदी पढ़ाती है। तो उन्होंने एक द्वीप की खोज की कि देखिए वहां पर हिंदी पुनर्स्थापित हो गया, क्योंकि उस जगह भी गिरमिटिया लोग गए थे और वहां पर उन्होंने हिंदी का एक पाठ्यक्रम 2010 में शुरू कर दिया। तो ऐसे अद्भुत तथ्य है कि एलिजाबेथ को हिंदी किस तरह पढ़ाई गई, उसका इसमें भी जिक्र है। तो नहीं है अभी उसकी केवल 10 प्रति आई थी, लेकिन मैं 1 प्रति लेकर आया था। तो मैं चाहूंगा कि मैं आदरणीय विश्वनाथ जी को ये प्रति भेंट करूं। और उसके साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा रोचक संदर्भ भी है अमेरिका के संदर्भ में, कि पत्रिका किस तरह प्रकाशित होती है। मैंने अमेरिका के अध्याय में जिक्र किया कि कनाडा के लोग चाहते थे कि उनकी पत्रिका निकले, उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने अमेरिका के विश्वा पत्रिका से कहा कि भैया ऐसा करो 8 पेज हमारे निकाल दो। इस पत्रिका का नाम रखा उद्गार पत्रिका। तो विश्वा पत्रिका में 8 पेज की उद्गार पत्रिका 3 साल तक चली। तो ये एक अद्भुत प्रयोग था कि पत्रिका में पत्रिका, इसका जिक्र भी मैंने अमेरिका के अध्याय में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए श्री पुनीत कुमार मिश्र जी, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए। नमस्कार। मंचस्थ सभी विद्वद्वृंद, सभागार में उपस्थित सभी भाषा प्रेमी, मीडिया से जुड़े हमारे सभी बंधुगण और पत्रकारिता से जुड़े, साहित्य से जुड़े सभी आमंत्रित अतिथिगण, आज की शाम हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के नाम उठी है। और लगभग जैसा डॉक्टर कात्यायन जी अपने आरंभिक उद्बोधन में बता रहे थे कि डॉक्टर कर्नावत जी की लगभग 2 दशकों से अधिक की साधना रही है, और आज ये मूर्त रूप में हमारे समक्ष पुस्तक रूप में हम देख पा रहे हैं। मैं इस यात्रा में, इनके लेखन की यात्रा में, संग्रहण की यात्रा में आंशिक रूप से साथ में रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके सामने ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा ग्रहण की और लगभग 24 वर्ष मुझे भी हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। 27 देशों की बात इस पुस्तक में की गई है, जिसका लोकार्पण हुआ है, जिस पर विमर्श हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 17 देशों में है आज की तारीख में। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, थोड़ी आपसे अनुमति लेकर के कि इस 27 देशों की जो पत्र पत्रिकाओं के संकलन की बात हुई है, उसमें कहीं न कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोग इसलिए रहा है कि जहां जहां इन पत्रिकाओं की आवश्यकता पड़ी, मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, 3G में हमारी शाखाएं हैं, और जिस पत्रिका की बात डॉक्टर विश्वनाथ सचदेव जी कह रहे थे, शांति दूत, जो अब बंद हो गई है, मुझे याद है हम साथ में ही काम कर रहे थे, तो वहां से हमारे मित्र भारत आ रहे थे छुट्टी पर, तो सर ने बोला था कि आप शांति दूत का एक अंक लेके आइएगा। तो इस तरह से संकलन में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो साथी हैं उनका सहयोग करना अवसर को मिलता रहा है, और मुख्य रूप से उनकी जो लगन है, उनकी रुचि है। अजीत राय जी कह रहे थे कि हिंदी अधिकारी को, हालांकि मैं भी चूंकि हिंदी अधिकारी हूँ और बहुत सारे हिंदी अधिकारी यहाँ पर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हिंदी अधिकारी के एक मूर्त रूप आपके सामने है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी अधिकारियों को कुछ नहीं आता। और बिल्कुल, और महाप्रबंधक हमारे चूंकि रमाकांत शर्मा जी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी भारतीय रिजर्व बैंक से सेवाएं करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। वाणिज्यिक बैंकों में महाप्रबंधक के पद को सुशोभित करने वाले सबसे पहले
राजभाषा अधिकारी के रूप में डॉक्टर जवान साहब। और अभी भी एकमात्र मुझे लगता है अभी भी ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है और उम्मीद है कि आगे कोई इनके चिन्हों पर आगे चलती। हाँ, जनरल बैंकिंग का भी काम किया आपने, जब महाप्रबंधक बने तो रिटेल देता है एक विभाग का, रिटेल लाइबिलिटीज, उस विभाग को भी आपने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो पुस्तक कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे पत्रकारिता जगत के लिए मैं भी पत्रकारिता पर अभी एक शोध कार्य कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे जैसे शोधार्थियों के लिए भी ये पुस्तक एक बहुत ही अमूल्य धरोहर और संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेगी। हमारे बीच हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर विश्वनाथ सचदेव जी उपस्थित हैं। आपने सर अपना बहुमूल्य समय दिया। वैसे आप कह रहे थे कि आप अध्यक्षता से बचते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम था, डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी का प्रेम था जो आपको खींच के लेके आया। आपने इसे स्वीकार किया, मंच की शोभा आपने बढ़ाई, बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि आज केवल पत्रकारिता इस पुस्तक के लोकार्पण पर केवल इस पुस्तक पर विमर्श नहीं हुआ, बल्कि पत्रकारिता के स्वरूप पर भी काफी चर्चा हुई है और बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर सुरवाला मैडम ने और विश्वनाथ सचदेव जी ने और सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों ने कहा। मुझे लगता है कि समय का बहुत ही समय की मर्यादा है, हम कहना चाहेंगे। मैं विश्वनाथ सचदेव जी के प्रति आयोजन समिति को तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुरवाला जी अस्वस्थता के बावजूद हमारे बीच उपस्थित हुई। उनको हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आमंत्रित किया था, सुना था, तो आज सुनने का अवसर मिला। आपने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश पाठक जी ने इस पुस्तक के बारे में काफी कुछ काफी अध्ययन किया आपने और काफी चीजें बताई। आपके सहयोग से, आपके संयोजन में ये कार्यक्रम यहाँ प्रेस क्लब मुंबई में हो पा रहा है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी को हम बैंक ऑफ बड़ौदा में आमंत्रित कर चुके हैं, आपको हमने पहले भी सुना है सर। क्योंकि समय की मर्यादा थी इसलिए ज्यादा हम नहीं सुन पाए सर, आपके बहुमूल्य विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी के सुंदर संचालन के लिए, प्रभावी संचालन के लिए, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम गरिमा पे महत्वपूर्ण रूप से संपन्न हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर कात्यायन जी का बहुत बहुत आभार। और संयोजक की भूमिका में विश्व हिंदी अकादमी मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर केशव राव जी, आपका सहयोग रहा और शुरू से ही आप आयोजन समिति को आगे बढ़ा के इस स्तर तक ले गए, इसके लिए मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। कर्नावत सर के प्रति आभार क्या कहूँ, ये तो खैर इन्हीं की पुस्तक का लोकार्पण था, लेकिन सर आभार इसलिए आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि सर आपने पत्रकारिता जगत को, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता जगत को बहुत ही एक अमूल्य देन सौंपी है और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक इस पुस्तक को हम सभी जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं या भाषा से जुड़े लोग हैं सबसे याद करेंगे और उसे संदर्भ सामग्री के रूप में प्रयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार, कर्नावत सर का परिवार यहाँ पर उपस्थित है, ऋषि हैं, ऋचा हैं, आप लोगों के सहयोग से ही मेरे ख्याल से ये बड़ा भगीरथ कार्य सर आप संपन्न कर पाए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कर्नावत सर का समय समय पर सहयोग दिया और परिवार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भाई जी ने किया, तो उनको भी बहुत बहुत आभार। इस पुस्तक के लेखन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश विदेश से जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनके प्रति भी डॉक्टर कर्नावत जी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने नए सहयोग प्रदान किया। प्रेस और मीडिया के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में इतना ही कर्नावत जी की तरफ से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो धन्यवाद का जो समय होता है वो ऐसे समय पर होता है, औपचारिक धन्यवाद कि सब लोग जाने की रहते हैं, लेकिन सुमन जी, जो शिवमंगल सिंह सुमन जी, सिर्फ एक पंक्ति से मैं कहना चाहूंगा जो कर्नावत जी की तरफ से सभी के लिए कि जिस से पथ पर स्नेह मिला उसको सराहने को धन्यवाद। तो आप सभी जलपान के लिए, स्वल्पाहार के लिए सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी का स्वागत डॉक्टर कर्नावत जी करेंगे। आप सभी
मैं एक बात और कहना चाहता था कि मैं यहाँ देश विदेश के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होता रहा हूँ। पहली बार मेरा परिवार कार्यक्रम उसमें पत्नी भी है, बेटी है और बेटी की बेटियां भी।